नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पूरे बिहार में चर्चा चल रही है जाति जनगणना को लेकर के। जो विपक्षी हैं वो जाति जनगणना का जो आंकड़ा आया है उसको फेक मानते हैं। वहीं तेजस्वी यादव का जो बयान आया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो भी जाति जनगणना करा ले अपने स्तर से। तो ये जाति जनगणना 2024 के चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी रणनीति है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस जाति जनगणना से जो हिंदू वोटर्स हैं उसको बांटा जाए, जिसके प्रयास में लग गए हैं। तो हमारे साथ संजीव जी हैं और हम बता दें संजीव सिंह लगातार सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और ये लगातार काम करते हैं सवर्ण मोर्चा के लिए और आंकड़ों पर इन्होंने बहुत मंथन किया है। तो जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आ गया कि उन्होंने कहा कि 2015 में जो हुआ था आंकड़े वो 8 लाख के आसपास थे और अब 67,000 थे और अभी जो 8,000 हो गए हैं। तो उन लोगों ने धरना भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो संजीव जी, ये आप पूरे जाति जनगणना को देखिए, क्या लगता है कि जाति जनगणना के आंकड़ों के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है? जिनके जनसंख्या पहले जितना थी उसे आधे भी नहीं दिखाया जा रहा, तो इसका क्या उद्देश्य लगता है? क्या दरअसल ये जाति जनगणना कराने वाली जो पार्टियां हैं जो अभी सरकार में है, ख़ास तौर से नीतीश कुमार और लालू यादव की जो पार्टी है राजद, और बाकी के लोगों का भी नज़रिया उसी से मिलता है, तभी साथ में है। ये पहले से घोटाला करके सरकार में बने रहने का आदी रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार भी कम घोटालेबाज नहीं है। इनके घोटाले को बीजेपी अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए कुछ सहयोग दिया या शांत करके इसके घोटाले को रखा है। और लालू यादव भी वही काम किया, चारा घोटाला, पाइप घोटाला। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, उसी जगह पे आ रहा हूँ जिसका चरित्र घोटाले कर रहा है। वो चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, ठीक है, और उसने चरित्र घोटाला किया। नीतीश कुमार के कालखंड में पुलिस बहाली घोटाला हुई है, शिक्षक नियुक्ति घोटाला हुई है, बीपीएससी का घोटाला हुआ है, एस्टीमेट का घोटाला हुआ है। और नीतीश कुमार पे आरोप लगाने वाले यही तेजस्वी यादव रहे हैं। वो तो कहते थे 68 प्रकार का घोटाला हुआ है, और तेजस्वी यादव और लालू यादव का घोटाला सबको पता है। तो ये जातीय जनगणना घोटाला ही है, इसको जानबूझ करके घोटाले के शक्ल में ही किया गया है। इसका क्या हम बता दें कि आखिर जाति जनगणना को लेकर के पूरे बिहार में खासकर चर्चा है, चौक चौराहों से लेकर गाँव तक। लोग कह रहे कि हमारी संख्या कम है, कोई कह रहे तुम्हारी संख्या ज़्यादा कैसे हो गई। तो क्या लगता है कि ये आंकड़े हैं, चुनाव में कितना असर पड़ेगा इसका? क्या सीट को लेकर के दबाव डालना चाहते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, या इसका और क्या असर होगा? मनोज जी, ये बड़ा सोचा समझा हुआ साझा रणनीतिक साजिश है, ये सत्ता की साजिश है। इस बात को मान के चलिए। पूरे समुदाय, जो समुदाय उनका मूल वोटर नहीं है, उनका मूल विरोधी है, उसकी संख्या जैसे सवर्णों की संख्या आधे से भी कम कर दी गई है। ठीक है, अंग्रेज़ों के समय में जो जनगणना हुई थी उस समय जितनी संख्या में हम थे, ना तो हम पाकिस्तान गए, ना तो हम बांग्लादेश गए, और ना ही हमारी संख्या में बहुत कम होने का कोई कारण भी बनता है। 1-8%, आधा % का मामला बन सकता था, आधे से भी कम कर दिया गया है। और बाकी बैस की भी संख्या कम कर दी गई। जिस कुशवाहा के बारे में नीतीश कुमार और उसकी पार्टी के नेता कहा करते थे 10% कुशवाहा हैं बिहार में, सीना ठोक के कहते थे, वही नीतीश कुमार और उसकी पार्टी अभी जनगणना करवाई है तो कुशवाहा की संख्या आधे से भी कम कैसे कर दिया? ये साजिश है, ताकि जो सत्ता विरोधी समाज है उसकी संख्या कम कर दी जाए और इस हल्ले को इस तरीके से साबित किया जाए कि इसकी संख्या ही कम है, ताकि पक्ष और विपक्ष में समाज बंट जाए, जातीय वाद विवाद में समाज बंट जाए, और देश जो एक नए रास्ते पे चल रहा था मनोज भाई, कुछ समय से देश राष्ट्रवाद के रास्ते पे चल पड़ा है, सनातनवाद के रास्ते पे चल पड़ा है। जातियों की लड़ाई समाज में ख़त्म है, नहीं के बराबर है, उसको फिर से जहरीला रूप दिया जा सके, इसी सोच के साथ, बड़ी ही साजिश के साथ बिहार में जातीय जनगणना घोटाला किया गया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का एक जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनके नेतृत्व में एक बड़ा टीम जातीय जनगणना के घोटाला का जांच कर रही है। एक सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि आखिर 33 वर्ष, अच्छा सवाल भी उन्होंने उठाया है, 33 वर्षों से पिछड़ा अति पिछड़ा के ही सरकार रही है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, नीतीश कुमार जी। तो फिर आखिर 33 वर्षों में अति पिछड़ा या पिछड़ा का विकास क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पूछ रहे हैं। और अब ये नाटक क्यों कर रहे हैं कि अब विकास नहीं हुआ तो अब विकास होगा।
एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इसका मतलब क्या होगा कि अब यादवों की ज़्यादा भागीदारी होगी। मुस्लिमों में क्यों नहीं कहा जा रहा है? मुस्लिम अब कह रहे हैं कि हमारे अब उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारी 18% भागीदारी है। तो ये क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उतना 33 वर्षों में आखिर क्यों नहीं विकास हुआ? नहीं, ये तो बिहार के बाकी के जातियों पे मानसिक रूप से दबाव डालने के लिए कि तुम्हारे पास संख्या नहीं है, तो हमसे लड़के जीत नहीं सकते हो, सत्ता हम ही बनाएंगे क्योंकि माई समीकरण मेरा है, मुस्लिम और यादवों की संख्या इतनी है, उसी से लगभग सत्ता बन सकता है। बाकी के ओबीसी समाज का लोग भी, चूँकि उसको सत्ता देने की हम बात करते हैं, उसको सुविधा देने की बात करते हैं, तो वो भी मेरा ही वोटर बन जाएगा। इसीलिए आप हमको परास्त नहीं कर सकते हो। मेरे विरोध का जो स्वर है वो कमज़ोर हो जाए, ये सोच है लालू का, ये सोच है नीतीश का, और ये सोचा समझा हुआ साजिश है। 33 वर्षों में यही तो सवाल उठ रहा है, 33 वर्षों में क्यों नहीं हुआ विकास? अरे भाई साहब, विकास करने का सोच ही नहीं है उसका, विकास करने का कोई सामाजिक सोच ही नहीं है। अब सोचिए कि प्रजापति कुम्हार समाज है, उसकी हालात पहले भी वही थी, आज भी वही है। मालाकार समाज है, फूल चुनने वाला समाज है, उसकी स्थिति तब भी वही थी, आज भी वही है। ततमा है, ओबीसी की जातियों की बात बता रहे हैं, उसकी स्थिति तब भी वही थी, आज भी वही है। यादवों का तो विकास हुआ है। सत्ता की जो दो मुख्य जातियाँ हैं, अचानक वो बुद्धिमान, ज्ञानवान, क्षमतावान कैसे हो जाती है? बीपीएससी में उसी के लोग कैसे ज़्यादा निकल के आते हैं? पुलिस बहाली में उसी के लोगों की नियुक्ति कैसे हो जाती है? दरोगा बहाली में उसी के लोगों की नियुक्ति कैसे हो जाती है? शिक्षक बहाली में उसी के लोगों की नियुक्ति कैसे हो जाती है? सत्ता में बैठा हुआ जो मुख्य व्यक्ति है, उसकी जाति के व्यक्ति को अचानक ज्ञानवर्धन, ये कैसे हो जाता है? यही बात है, अभी तो वही कर रहे हैं, सवर्ण को और बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ तो बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। कल सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए भैया, ये जो सवाल है पूरे देश में मैं खुल के कह रहा हूँ, लगातार 2 दशकों से हमारी लड़ाई चल रही है। मैं कहता हूँ 3 विषय पे भारतीय राजनीति चलती है, खास तौर से अब 90% प्लस देखेंगे, इसी 3 विषय पे अटैक होता है। सबसे ज़्यादा अटैक सवर्णों पे होता है। वो जहरीला समाजवादी के झंडा के तले, जिस हरे बैनर के तले हम लोग यहाँ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, जिसको ओढ़े हुए है, जिसको लोग झंडा बनाए हुए है, वो सपा हो, वो राजद हो, वो जदयू हो, या उस प्रकार का ये झारखंडी पार्टी है, या फिर जो देवीलाल की पार्टी रही है, जो समाजवाद की धारा के तले से निकल के आई है, उसका मूल सोच रहा है, मूल एजेंडा रहा है सवर्णों को दबाना, सवर्णों को कमज़ोर करना और खुद को सत्ता पे लाना। और इसी सोच को वामपंथी भी अख्तियार कर लिए हैं। आज तो इस सोच को कांग्रेस ने भी अख्तियार कर लिया है। सबका सोच एक है, सवर्णों पे अटैक करो। दूसरा, मनोज भाई, दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरा कि इधर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है, तो राष्ट्रवाद के खिलाफ ये तमाम राजनीतिक दल चले गए हैं। और राष्ट्रवाद को ताकत कौन देता है? जो हिंदुत्ववादी धारा के लोग हैं, मुख्तया वही देते हैं। और जो सवर्ण हैं वो तो हिंदुत्व को भी और राष्ट्रवाद को भी, दोनों को ताकत देने का काम करते हैं। ये एक सवाल है, क्या बिहार जाति से कभी ऊपर उठेगा? या आज से नहीं, अब देख लीजिए दशकों से यही हाल है। जाति आधारित वोटिंग, जाति आधारित प्रत्याशी, जो अभी लोकसभा सीट की बात हो रही है, उसमें देखा जा रहा है कि किस लोकसभा सीट में किसकी ज़्यादा जाति है, किसकी जनसंख्या कितनी है, और उसको अगर टिकट दिया जाएगा तो वो जीतेगा। तो ये सभी पार्टी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी करे, एनडीए करे, इंडिया करे, ये तो सब पीछे का कारण है भाई साहब। जहाँ कानून जातिवाद को जिंदा रखे हुए है, जहाँ योजना जातिवाद को जिंदा रखे हुआ है, वहाँ जातिवाद की बात राजनीतिक दल करेगी, क्योंकि वो संख्या मिलाएगी, घटाएगी, काटेगी, जोड़ेगी कि मेरे हक में, मेरे हित में क्या समीकरण बन सकता है। जिस दिन कानून इस देश में जातिवाद को मिटाने के लिए बनेगा, यानी इस देश में ये हो सकता है, संभव है, ये संविधान में है अवधारणा। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जातीय कानून को जिंदा बनाए रखना है। कोई हमको बताए, देश का कोई नेता। हम लोग खुद संविधान को बहुत ज़्यादा पढ़ने का काम करते हैं, चूँकि संविधान के ही नाम पे सवर्णों पे सबसे ज़्यादा अतिक्रमण आक्रमण हुआ है, तो हम सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जातीय कानून को देश में, राज्य में जिंदा रखा जाए। अरे पूरी दुनिया में 2 ही वर्ग है भाई साहब, एक अल्पसंख्यक है, दूसरा बहुसंख्यक है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का आयोग है, मंत्री है, मंत्रालय है, उसके लिए छात्रवृत्ति है, छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है, वित्त निगम है, विकास निगम है, तमाम योजनाएं हैं। लेकिन बहुसंख्यक को 5-6 भागों में बांट दिया। ओबीसी अलग, बीसी अलग, एससी एसटी अलग, ठीक है, एससी अलग, एसटी अलग, और जनरल क्लास जिसको सवर्ण बोलते हैं वो अलग। क्यों अलग?
क्यों नहीं एक बहुसंख्यक आयोग बनता है? क्यों नहीं मनोज भाई, एक समझने की चीज़ है। देश में बहुसंख्यक आयोग क्यों नहीं? देश में बहुसंख्यक मंत्रालय क्यों नहीं? देश में बहुसंख्यक कानून और योजना क्यों नहीं? एक ही बनाओ ना। पासवान जी से लेके और पांडे जी तक एक ही योजना के तले रहे, एक ही छात्रवृत्ति ले, एक ही छात्रावास में रहे, एक ही आवासीय विद्यालय में रहे। संख्यक कहाँ? आप तो अल्पसंख्यक हो गए, बहुसंख्यक कहाँ? नहीं, जाति के तले हम अल्पसंख्यक हैं, समाज के तले हम बहुसंख्यक हैं। जब दो ही धारा बनाई जाएगी, एक माइनॉरिटी एक मेजॉरिटी, वो तो हुआ नहीं। वो करने की जरूरत है। कौन करेगा? ये जो केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो कानून बनाने का काम करते हैं, जिन्होंने अभी महिला आरक्षण का बिल बनाया है और भी कई कानून बनाया है, उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। इस देश में बहुसंख्यक कानून लाए, बहुसंख्यक आयोग बनाए। चलिए अब अंतिम सवाल संजीव जी, और गंभीरतापूर्वक इस सवाल को जा देखिएगा। माइनॉरिटी कहते हैं 18% हम हैं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सरकारी कॉलेज हो या जब सरकारी नौकरियां हो। 14% यादव कहते हैं कि हमको चाहिए। तो और अगर मान के चलिए कि सवर्ण हो या और भी जो जातियां हैं जिनकी जनसंख्या कम है, क्या उसको हिस्सेदारी आगे देकर? पहले दलित थे, जो बाबा अम्बेडकर साहब ने लिखा था कि दलित महादलित, उन लोगों को और विकास की ज़रूरत है। तो जो बहुसंख्यक समाज कह रहे हैं आप, और जो अल्पसंख्यक में आ गए हैं आप, उनकी जनसंख्या कम बता रही है, 3% बताई जा रही है। क्या उन लोगों को बढ़ावा देगी सरकार, या सरकार जिस तरह 18% करे हमको चाहिए, 14% हमको करे, तो ये 3% क्या करेंगे? ये तो अब अल्पसंख्यक हो गया ना बिहार में। पहली बात तो ये जातीय जनगणना घोटाला है। इस घोटाले को आधार मान के ना तो बिहार सरकार और ना तो केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम या कोई एक कदम भी आगे बढ़ाए, जब तक इसका दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। वो तो करिए कि केंद्र सरकार करा ले। अगर ये अगर झूठा है तो केंद्र सरकार वो केंद्र सरकार को चैलेंज दे रही है, उकसा रही है कि तुम इसको कराओगे तो जातिवाद और खुल के देश भर में जिंदा हो जाएगा और राष्ट्रवाद कमजोर हो जाएगा, हिंदुत्ववाद भी खंडित हो जाएगा। इसकी तो साजिश है। राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, लालू का, नीतीश का और बाकी के लोगों की तो साजिश है। जो हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, जातीय जनगणना होगा तो कमजोर हो जाएगा। उसको पता है कि हम विपक्ष में नीति को लेके, योजना को लेके, कार्यक्रम को लेके, हम विचारधारा को लेके मोदी को पछाड़ नहीं सकते हैं, राष्ट्रवाद को दबा नहीं सकते हैं। तो जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना कराओ, ये बहुत खराब चीज़ है, देश को तोड़ डालेगा। याद रखिएगा, देश बहुत दिनों के बाद एकजुट होने लगा है, एक साथ होने लगा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बिहार में तो मुसलमान यादव से ज़्यादा है। तो नीतीश कुमार को हटा के लालू यादव, तेजस्वी यादव, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनवा के दिखलाए ना। नीतीश कुमार को तो मांग उठने लगी है, मांग का मुख्यमंत्री बना के दिखलाओ भाई। उसका वोट सब दिन लिए हो, उससे चप्पल साफ करवाए हो, दरी बिछवाए हो, झंडा ढुलवाए हो, जिंदाबाद जिंदाबाद करवाए हो, उसको तुम मुख्यमंत्री का पद दो। उसका संख्या तुमसे ज़्यादा, तुम उसको दे के दिखलाओ। और ओबीसी की बात करते हो तो ओबीसी में तुम्हारे अलावा सैकड़ों जातियां हैं, तुम तो बीसी हो। और पिछड़ी का मतलब क्या? पिछड़ा का मतलब क्या? करोड़पति होना। पिछड़ा का मतलब क्या? अरबपति होना। पिछड़ा का मतलब क्या? संपन्न होना। पिछड़ा का मतलब क्या? पदाधिकारी होना। अरे जो पिछड़ गया आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो पिछड़ा हुआ वो पिछड़ा ना, जो दबा हुआ है और जो लाचार है वो दलित ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें, ये लगातार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि जातीय जनगणना इस बार ऐसा एक विषय सामने आया है जो 2024 चुनाव में अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रभाव ये दिखाएगा कि किसी भी तरह इंडिया गठबंधन चाहती है कि जो हिंदू एकजुट हो रहे थे वो जातीय जनगणना से टूट जाए, उन्हें बताया जाए कि आपका विकास नहीं हो पाया है, आप पिछड़े हैं। तो इस वजह से अगर इसमें 10% भी अगर वोट विखंडित होता है तो एनडीए गवर्नमेंट को, एनडीए सरकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा 2024 चुनाव में। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम इस पर लगातार डिबेट भी कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर सवाल। धन्यवाद संजीव जी।